आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है आज सुबह, और उसमें कई सारी चीज़ें कही हैं। मैं उन पर अभी आता हूँ। उसमें जो कंक्लूडिंग जजमेंट है उसके कुछ बिंदु हैं, पर मैं थोड़ा सा उससे पहले उसकी बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ कि इस केस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये केस का बैकग्राउंड क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में 1993 से इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही हैं। 15 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है, 5 साल बीजेपी भी पूरी तरह सत्ता में रही है, और दिल्ली की सत्ता में कुल मिला के 20 साल ये दोनों पार्टियां रही। बीच में अगर कुछ समय के एलजी रूल को छोड़ दें तो लार्जली बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली को चलाया है, चलाने की कोशिश की है। लेकिन अचानक एक नई पार्टी आई और दिल्ली के लोगों ने ओवरवेलमिंगली वोट देके एक नई पार्टी को चुना। क्यों चुना नई पार्टी को? क्योंकि और इतनी बुरी तरह से, इतने शानदार तरीके से चुना कि एक पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, वो उसको तो एक भी सीट देके दिल्ली के लोगों ने विधानसभा में भेजना भी मुनासिब नहीं समझा। और जो पार्टी 5 साल सत्ता में दिल्ली की रही थी और 8 महीने पहले ही जिस चुनाव में ये सरकार बनी, उससे 8 महीने पहले ही जिसकी पूरे देश में लहर चल रही थी, उसकी 3 सीटें बचीं। सिर्फ 3 सीटें देके उसको दिल्ली विधानसभा में भेजा दिल्ली की जनता ने। तो क्यों ऐसा किया दिल्ली की जनता ने? ये इसका बैकग्राउंड है। क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हरकतों से, दोनों की करतूतों से उकता गई थी, ऊब गई थी। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह की भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, दिल्ली की जनता ने वो खूब देखा था, 20 साल तक देखा था, और ऊब के ये तय किया कि अब इनको दिल्ली में नहीं आने देना है, इनको दिल्ली विधानसभा तक नहीं जाने देना है। किस तरह का काम कर रही थी ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें? क्या बात थी दिल्ली की जनता ने अचानक एक नई पार्टी पे भरोसा किया? जब हम चुनाव में जाते थे तो लोग कहते थे बहुत उम्मीद है आपसे साहब, कुछ करिए। क्या चाहते थे लोग? क्या देख रहे थे दिल्ली के लोग? वो हमें क्यों लाए? एक नई पार्टी को क्यों लेके आ गए? क्योंकि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी रही। 20 साल दिल्ली के लोगों ने देखा कि चुनी हुई सरकारें, चाहे कांग्रेस की हों चाहे बीजेपी की हों, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी रहती हैं। उनको ये उम्मीद थी कि अगर ये लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा। उनको ये उम्मीद थी कि अगर ये लोग आएंगे तो व्यवस्था बदलेगी, वो भ्रष्ट व्यवस्था बदलेगी। क्या भ्रष्ट व्यवस्था है? पुलों में दलाली चलती थी, सड़कों के बनाने में हमने देखा, कॉमनवेल्थ घोटाला भी देखा हमने ये भी देखा कि राशन माफिया खड़ा हुआ था। लोगों को उम्मीद थी कि राशन माफिया से मुक्ति मिलेगी। लोगों को उम्मीद थी कि ये जो बड़े बड़े काम दिल्ली में होते हैं उसमें दलाली होती है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 500-500 करोड़ रुपए में होता है, दिल्ली की जनता पर बोझ बढ़ता जाता है। लोगों को उम्मीद थी कि ये जो बिजली कंपनियां घोटाला करती हैं, मिली भगत से बिजली सस्ती होगी, बिजली कंपनियों का घोटाला रुकेगा। लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई पानी में जो घोटाला हो रहा है, पानी के बिल बढ़ते जा रहे हैं, कई लाख लोगों के पानी के बिल थे, लोगों को पानी साफ़ सुथरा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। लोगों को उम्मीद थी कि ये छोटी छोटी चीज़ पे एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार रिश्वत देनी पड़ती है, वो भ्रष्टाचार रुकेगा, दलाली रुकेगी। लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकारी स्कूल ठीक होंगे, इसलिए लोग लेके आए थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो प्राइवेट नेताओं के प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देने के लिए जानबूझ के जो सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों को ये उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे तो सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। हॉस्पिटल्स में दवाइयों के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे तो हॉस्पिटल को ठीक करेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करेंगे, और दवाइयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ दवाइयाँ मिलने लगेंगी। लोगों ने इसलिए लोग लेके आए थे। लोग इसलिए लेके आए थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो धंधा चलता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे देश में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। लोग इसलिए लेके आए थे कि अगर ये सरकार आएगी, ये लोग आएंगे, एक नई पार्टी आई है, इनको लेकर हम आएंगे तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा बंद होगा, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। इंस्पेक्टर राज होता क्या है? इंस्पेक्टर राज ये होता है कि आप एक ऑफिसर से 50 लाख रुपए एक साल में रिश्वत लीजिए
और उसके बाद उसको सब रजिस्ट्रार बना दीजिए। वो जब रजिस्ट्री करेगा तो हर आदमी से रजिस्ट्री करने की रिश्वत लेगा और 1 साल में 5 करोड़ कमा लेगा। ये इंस्पेक्टर राज है। लोगों को उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर राज बंद होगा, इसलिए लोग इस सरकार को लेकर आए थे। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि हर खेल में भ्रष्टाचार होता है, वो चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे अभी हमने देखा रेसलिंग में हो, भ्रष्टाचार होता है। लोगों को ये उम्मीद थी कि खेलों में भी भ्रष्टाचार रुकवाएंगे। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि उनके ऑटो में, उनकी गाड़ियों में सीएनजी की फिटनेस किट लगती है, इन सब के भ्रष्टाचार को भी रोकेंगे, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको भी पकड़वाएंगे। लोगों को ये लगता था कि जो लोग उम्मीद रखते थे कि पुलिस वाला भी रिश्वत मांगे या पटवारी रिश्वत मांगे, चाहे पुलिस वाला मांगे या पटवारी मांगे, उनको जेल भेजा जाएगा और रिश्वतखोरी बंद होगी। और ये हो रहा था। 20 साल लोगों ने ये होते हुए देखा था। इसलिए दिल्ली की जनता इतने प्रचंड बहुमत से एक नई पार्टी को लेकर आई थी, इस उम्मीद में कि इसको आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा। लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको लाए थे। अब यहीं से क्राइसिस शुरू हो गया। 20 साल तक कोई क्राइसिस नहीं था। अब वो सरकारें जाने कि क्यों क्राइसिस नहीं था, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उनके हिसाब से। जनता दुखी थी। जनता इतनी दुखी थी कि इस चुनाव में जब नई पार्टी उनके सामने आके खड़ी हुई तो जनता ने उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझा। जनता तो इतनी दुखी थी, पर वो कोई दुखी नहीं थे, वो सब सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्यों सब कुछ ठीक चल रहा था? यहीं से जब हमने इन सब पे काम करना शुरू किया, भ्रष्टाचार रोका, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा रोका, पुलिस में करप्शन पे रोका, एक पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, यहीं से क्राइसिस शुरू हो गया। यहीं से लगा कि ये तो अगर सरकार चल गई तो ना भ्रष्टाचार कर पाएंगे, ना दलाली कर पाएंगे, ना ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा चल पाएगा। यहाँ से यहाँ पे चुनी हुई सरकार के अधिकारों को काटने की, उनके पंख कतरने की, डेमोक्रेसी को कतरने की, संवैधानिक व्यवस्था को के पंख काटने की एक कोशिश शुरू हुई। एसीबी छीन ली गई। 1993 से एसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एसीबी दिल्ली सरकार का हिस्सा थी। लेकिन जिस दिन एसीबी ने दिल्ली में एक पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, उस दिन से एसीबी नहीं, दिल्ली सरकार के पास एसीबी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमने रुकी, डीएम, एसडीएम सब ईमानदारी से पोस्ट होने लगे, सब रजिस्ट्रार, वेट कमिश्नर, एक्साइज, सब बड़ी मलाईदार पोस्टिंग मानी जाती थी, ईमानदारी से पोस्टिंग होने लगे। बोले नहीं, सर्विस आपके पास नहीं रहनी चाहिए, सर्विस दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेगी। तो अब ऐसी सरकार चाहिए इनको दिल्ली में कि एसीबी से जांच नहीं करा सकते, खेल में भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, किसानों को ठीक से मुआवजा नहीं दे सकते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ईमानदारी से नहीं कर सकते। हम तो ये पार्टी तो ऐसी बैठी है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, जो बात बात में कहती है पूर्ण राज्य होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी चाहिए अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ना कर सके, सरकार ऐसी चाहिए जो करप्शन भी ना रोक सके, करप्शन की जांच भी ना करवा सके। तो हम कोर्ट गए। ये मैंने इसलिए बैकग्राउंड में रखा क्योंकि इस फैसले को सिर्फ एक माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका एक बैकग्राउंड था, सरकार क्यों कोर्ट में गई, सरकार के कोर्ट में जाने के क्या कारण थे, उसका संदर्भ। जब सरकार को ये सब काम करने से रोका जाने लगा तो सरकार कोर्ट में गई। आज हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उसके आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पढ़ ही लिया होगा, उसमें कोई मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके एक दो चीज़ें हैं, जैसे ये फैसला कहता है कि 239 के तहत दिल्ली कंटिन्यूज टू बी ए यूनियन टेरिटरी इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि दिल्ली मात्र एक यूनियन टेरिटरी है। मेरा ये कहना है कि अगर संविधान, देश के संविधान में अमेंडमेंट करके यूटी को यूटी विद लेजिस्लेचर लिखा गया है, अगर संविधान दिल्ली को सिर्फ यूटी मानता तो संविधान को ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि यूटी विद लेजिस्लेचर है। संविधान में 69th अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। संविधान ने अपने आप में 69th अमेंडमेंट करके दिल्ली को यूटी विद लेजिस्लेचर का दर्जा दिया है। और इसकी ये तो दिया, उसके बाद जितने पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है इस देश में, पार्लियामेंट से कई एक्ट पास हुए हैं उसके बाद में जिनका संदर्भ दिल्ली से है। पार्लियामेंट के एक्ट्स में कहा गया है, एक एक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये है, हाँ, जब ये जीएनसीटीडी एक्ट आया और संविधान में ये संशोधन आया, उसके बाद जीएनसीटीडी एक्ट आया, उसके बाद में टीबीआर बना, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ एनसीटी एंड गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी, जीएनसीटी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं। मैंने इसलिए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिर्फ यूटी मानता तो यूटी तो चंडीगढ़ की तरह चलता रहता,
यूटी तो बाकी जो ये हैं, लक्षद्वीप है, दमन है, अंडमान है, इनकी तरह चलता रहता। विशेष दर्जा दिया यूटी दिल्ली को, यूटी विद लेजिस्लेचर। तो ये सिर्फ यूटी नहीं है, यूटी विद लेजिस्लेचर है। और उसके बाद के यहाँ टीबीआर में भी है, जो संविधान के संशोधन के बाद आया। इंटरेस्टिंगली 2011 में, मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया देश की संसद ने पूरे देश के लिए। उसमें एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन गवर्नमेंट की लिखी हुई है। गवर्नमेंट मीन्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस और एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग नो लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट मीन्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्ला ब्ला, और गवर्नमेंट मीन्स in case of a union territory having legislature the government of that union territory। ये संविधान, ये भारतीय संसद से पास एक्ट यूनियन टेरिटरी को अलग से स्टेटस दे रहा है। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर को अलग से स्टेटस दे रहा है। यूनियन टेरिटरी अलग है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर अलग है। 2011 में दिल्ली नगर निगम एक्ट आया, उसमें भी गवर्नमेंट को अलग से डिफाइन किया गया। दिल्ली देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें भी डिफाइन किया गया। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में किया गया। संविधान में यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर को अलग से कहा जा रहा है। तो मेरा ये है कि इसमें सिर्फ यूटी नहीं है, यूटी विद लेजिस्लेचर है। यहाँ लेजिस्लेचर को एक व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था है, उस लेजिस्लेचर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये आगे कहता है ऑर्डर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस इज नॉट, बेसिकली ये कहता है कि एड एंड एडवाइस पर एक्ट करने के लिए बाइंडिंग नहीं है, वो अपने आप भी फैसले ले सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर दिल्ली को सिर्फ एलजी साहब से ही चलवाना होता तो संविधान यूटी विद लेजिस्लेचर लेके 69th अमेंडमेंट के साथ क्यों आता? फिर संविधान में अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्यों इतना पैसा खर्च करके दिल्ली में विधायक चुने जाते हैं? क्यों इतना पैसा खर्च करके विधानसभा चुनी जाती है, विधायक फिर सरकार चलती है? क्यों ये सचिवालय बनाए गए? तो एक व्यवस्था के तहत बनाए गए इनको, एक, और ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब दिल्ली के 2 करोड़ लोग अगर एक सरकार चुन के भेजते हैं, लोग तो उन विधायकों से पूछते हैं ना कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, बिजली सस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पॉट होल्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे, डेंगू के लिए व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं कर रहे, करप्शन रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे, सरकारी स्कूलों को ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये दवाइयाँ खरीदने में गड़बड़ हो रही है, दवाइयाँ खरीदी नहीं जा रही 10-10 साल तक, लोगों के पेमेंट्स नहीं हो रहे, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स तक के पेमेंट नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ों में व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हो? जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आएगी और उसमें चीज़ें रोकी जाएंगी तो वहाँ दिल्ली की चुनी हुई सरकार, नई सरकार तेज़ी से काम कर सके, लोगों के हित में फैसले ले सके, इसलिए ये लाया गया था। तो ये एक क्योंकि इसमें टिप्पणी दी गई, मेरा फिर उसमें आगे कहा गया सर्विसेज नहीं है, एंटी करप्शन ब्रांच इसके पास, एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है। इसमें कहा गया है कि सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का घोटाला हुआ था, उसमें जांच कराने के लिए कमीशन बनाने का अधिकार दिल्ली की सरकार को नहीं है। अब मैंने अभी मैं देख रहा था टेलीविज़न पे कहीं या किसी उस पे चल रहा था, शीला दीक्षित ने भी इनको बधाई दी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ा सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रॉपर्टी डीलर अगर दिल्ली में ज़मीन बेचेगा तो वो 3 करोड़ 4 रुपये एकड़ में, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये एकड़ में बेचेगा। किसान से सरकार अगर लेगी तो 50 लाख रुपए में लेगी। अब किसान को तो 50 लाख में संतोष करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डीलर उसी ज़मीन को किसान से 50 लाख रुपए में लेकर 3 करोड़ में बेचेगा। हमने इस धंधे को बंद किया, हमने कहा किसान को सीधे 3 करोड़ मिलने चाहिए। अब कि भाई ये आपको अधिकार नहीं है, जबकि मैं इसलिए शीला जी का जिक्र किया क्योंकि उन्हीं शीला दीक्षित जी ने प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, अटॉर्नी जनरल की, और उस वक्त के वित्त मंत्री की चिट्ठी थी, होम मिनिस्टर की उस वक्त की, और उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि दिल्ली सरकार को टैक्स के रिलेशन में, क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, पूरा अधिकार है फैसला लेने का। लेकिन उस वक्त इसी तरह से सीएनजी फिटनेस में जांच नहीं कर सकते। इसी तरह से क्रिकेट के घोटाले में डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में अगर घोटाला होगा तो दिल्ली सरकार जांच नहीं कर पाएगी, भले ही नए नए खिलाड़ियों का भविष्य चौपट होता रहे, भले ही नए नए खिलाड़ियों को खेलने की जगह ना मिले, भले ही वहाँ खूब वसूली होती हो, भले ही भ्रष्टाचार होता हो, लेकिन उसकी जांच नहीं कर पाएगी। बिजली की कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त नहीं कर पाएगी दिल्ली सरकार। क्यों? क्योंकि बिजली की कंपनियां दाम बढ़ाती हैं,
अब तो सीएजी ने भी फाइंडिंग दी कि 8,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर रखी थी इन कंपनियों ने फिक्टिशियस बिलिंग और फिक्टिशियस अकाउंट्स के जरिए, सीएजी ने पकड़ा है। लेकिन उन बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार, क्योंकि वहाँ तो गड़बड़ रही, इसी वजह से सारी बिजली महंगी हो रही थी। हम तो पहले से कह रहे थे कि बिजली के दाम आधे हो जाने चाहिए। 8,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी गड़बड़ी निकल के आई है सीएजी ने। उन बिजली कंपनियों में जो 8,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करती हैं, उनमें दिल्ली सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएगी इनका, जबकि 49% इक्विटी दिल्ली सरकार की है। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये पावर कट से सारी दिल्ली जूझती है। बहुत बार गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा जूझती है। तो पावर कट अगर बिजली कंपनियां करेंगी, क्योंकि पावर कट क्यों होता है? क्योंकि घटिया ट्रांसफार्मर लगाते हैं, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली कंपनियों लगा रहा है, मोटे मोटे प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन उन बिजली कंपनियों पे पावर कट अगर वो ज़्यादा करें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो और उनके ऊपर हम जुर्माना लगाना चाहें और वो जुर्माना जनता को दिलवाना चाहें कि अगर आपने ज़्यादा देर पावर कट किया तो आपको उपभोक्ताओं को कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो इस ऑर्डर के हिसाब से अब उस पर ये कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है दिल्ली सरकार के पास में ये सब करने का। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि हम हाई कोर्ट का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला जो भी उन्होंने दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बहुत सारे पहलुओं के अध्ययन करके दिया होगा, बहुत सारे पहलुओं को समझ के दिया होगा। और वैसे भी एक नागरिक होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए होने के नाते, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम इस फैसले से असहमत हैं। और असहमत होने का अधिकार हमें संविधान में ही है, क्योंकि असहमत होने की गुंजाइश पे ही तो सुप्रीम कोर्ट है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसलिए इसमें असहमत हैं। हमें लगता है कि जनता ने हमको यहाँ बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करने के लिए भेजा था, खेल में भ्रष्टाचार बंद करने के लिए भेजा था। ये जो छोटे छोटे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दलाली और उसके बाद जो अफसर जाता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद वो छोटी छोटी चीज़ों में रिश्वत मांगता है, वो रिश्वत बंद करने के लिए भेजा था। तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए दिल्ली की जनता ने हमको चुनने के लिए यहाँ भेजा है। हम भ्रष्टाचार की जांच भी करेंगे, हम दलाली भी रोकेंगे, हम कमीशन भी रोकेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन भी परिस्थितियों को देखते हुए, जिन भी पक्षों को देखते हुए, जिन दलीलों को देखते हुए फैसला लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट बॉडी है जब केंद्र और राज्यों के बीच में इस तरह का कोई विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए। और इस देश में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि इस फैसले से डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी के सामने सवाल खड़ा हुआ है कि इस देश में लोग, जिसका संविधान जिक्र करता है शुरू में वी द पीपल, वो वी द पीपल जब कोई विधायक चुने, जब कोई विधानसभा चुने, तो उनकी कोई अहमियत है कि नहीं है? संविधान तो देता है, वी द पीपल से शुरू होने वाला संविधान तो देता है, यूटी विद लेजिस्लेचर उसी संविधान में लिखा हुआ है। तो इस देश में लोग जब अपनी विधानसभा चुने, चाहे यूटी में चुने, तो उनको कोई हक है कि नहीं है? वो कहाँ जाएं? आज दिल्ली के लोग कहाँ जाएं? दिल्ली के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दिल्ली के लोग एलजी साहब के पास जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने विधायक और विधानसभा चुन रखे हैं। संविधान ने उनको अधिकार दिया है विधानसभा चुनने का। तो वो विधानसभा के पास में, उनकी सरकार के पास में काम करने का अधिकार है कि नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूं, ये सुबह से कई चैनल्स पे दिखा मुझे चलते हुए, एलजी वर्सेस केजरीवाल, जंग वर्सेस केजरीवाल। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जंग वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो वी द पीपल से शुरू होता है, वी द पीपल की चलेगी, चुने हुए लोगों की चलेगी, या सेलेक्टेड लोगों की चलेगी? वी द पीपल से इलेक्टेड लोगों की चलेगी या सेलेक्टेड लोगों की चलेगी? इस बात की लड़ाई है। और ये एक बुनियादी क्वेश्चन है जिसको हम लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ संविधान के दायरे में सारी व्यवस्था उस पर प्रकाश डालेंगे। नहीं, हाईकोर्ट, मैंने तो कहा पूरा सम्मान है हाईकोर्ट के फैसले का। हाईकोर्ट ने जिन भी परिस्थितियों से, जिन भी तथ्यों को देख के फैसला लिया हो सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था ही ऐसी है। आप हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं, हाईकोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं कहते हाईकोर्ट क्या चाहता है, आप कहते हैं कि भाई हाईकोर्ट के फैसले से हम असहमत ही है, हम असहमत होने का अधिकार है हमारा। कई सारे तथ्यों को उसमें रखा, बताया कि किस तरह आपने कहा कि फाइल लौटा दी गई, उसने कहा कि नहीं ये केस नहीं है। अब आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, फिलहाल व्यवस्था जो है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो भी आदेश होता, तब तक में अब आपके लिए एकदम साफ है कि सुपर बॉस वही है, आपको उनसे परमिशन लेना होगा। क्या सरकार इस आदेश का पालन करेगी?
देखिए, एलजी से ही परमिशन अब ली जाएगी हर चीज़ सुपर बॉस तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो वी द पीपल से शुरू होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी सुपर बॉस वी द पीपल है। लोगों ने ये संविधान लिखा है अपने लिए। भारत के लोगों ने इस संविधान को अपने लिए अंगीकार किया है। भारत के लोगों ने जिस संविधान को अंगीकार किया है उसी संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली यूटी नहीं है, दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर है। तो यूटी विद लेजिस्लेचर के अधिकार के लिए जो संविधान में लिखा हुआ है उसके लिए तो हम लड़ेंगे। एलजी का ये कहना है कि 99% कॉन्फ्लिक्ट के जो इश्यूज है वो प्रोसीजर से रिलेटेड है। अगर सर्कल, उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि अगर सर्कल रेट और ये रजिस्ट्री वाला इशू ड्यू प्रोसीजर होता तो उनको कोई दिक्कत उसी प्रोसीजर पे तो हम कह रहे हैं। उनका ये भी ये कहना है कि 150 से 200 ट्रांसफर केसेस हो गए, इसमें सिर्फ 4-5 में उनको ऑब्जेक्शन था। तो ये मतलब मामला एलजी वर्सेस गवर्नमेंट। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि ये लड़ाई एलजी या नजीब जंग साहब वर्सेस केजरीवाल जी नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली में जब संविधान में लिखा हुआ है कि यूटी विद लेजिस्लेचर होगा और पार्लियामेंट ने उसके बाद जितने भी कानून पास किए हैं उन सब में लिखा है कि यूटी विद लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट को गवर्नमेंट माना जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। High Court, and the High Court as of now has disregarded these. They have given a decision against what the Delhi government said. True. Till the time you go to Supreme Court, also when are you planning to go to the Supreme Court? What will be the different arguments? And till the time you get a stay from tomorrow or from from today onwards, how will the Delhi government function with all the files now? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज दिल्ली के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली के लोगों को अगर कोई समस्या है, दिल्ली के लोग अगर कहीं भ्रष्टाचार झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाना चाहते हैं, या दिल्ली के लोगों को अगर बिजली कंपनियों का कोई घोटाला रोकना है, या दिल्ली के लोगों को कोई और सिस्टम चेंज करना है, तो दिल्ली के लोग कहाँ जाएं? 2 करोड़ लोगों ने एक सरकार चुन के भेज रखी है और वो सरकार काम कर रही है, व्यवस्था बदल रही है, तो अब उसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यही तो हमारे सामने भी यही सवाल है कि फिर दिल्ली के लोग कहाँ जाएं, अब किसके पास जाएं? काम कर रही है, क्या उसी तरीके से काम करती है कि कोर्ट के हिसाब से? अब क्योंकि कोर्ट नहीं, सरकार तो देखो काम कर रही थी और काम कर रही है। ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसे ही नहीं हो रहे, सरकार काम नहीं कर रही थी। लेकिन क्रिटिकल लड़ाई ये इस बात की है कि दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के पास में क्या अधिकार होना चाहिए। क्या रिश्ते और तल्ख होंगे अब आदेश के किससे? बाद? आज एलजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सर जो आप कह तो रहे हैं कि सीएम वर्सेस एलजी की बात नहीं है, लेकिन मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि एलजी साहब, ये तो हमने कम से कम 50 मरतबा पूरे वर्ष में कहा है कि एलजी साहब से इतने अच्छे संबंध हैं, उनसे क्यों लड़ाई आप करो? बार बार आप दिखाते हैं, व्यक्तिगत रूप से जंग साहब, नजीब जंग साहब हों या आप एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर की बात करें, लेकिन ये लड़ाई इंटरप्रिटेशंस की है। ये लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली के लोगों की दिल्ली के लोग जब अपना विधायक चुने तो अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास जाएं कि एलजी के पास जाएं, ये इसका तो जवाब मिलेगा ना।